नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम महिला और बच्चे संबंधी जो सुरक्षा प्रावधान है भारतीय संविधान में, उसके जितने क्वेश्चन अब तक यूपीएसआई में आ चुके हैं उसको हम आज देखेंगे। रही बात बीएनएस और बीएनएस की, तो इसकी अभी कोई पीवाईक्यू हमें प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि ये प्रावधान नया ऐड हुआ है, तो इसके पीवाईक्यू प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए मैं बाद में एक एमसीक्यू सीरीज ला दूंगा जो भी इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना हो, वह क्लियर। और ये दोनों जो टॉपिक है, ये टॉपिक और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और नया है, इसमें बहुत सी धाराएँ हैं, इसलिए हम ओनली उसी क्वेश्चन को लेंगे जिसके आने की संभावना सर्वाधिक है, ठीक है। आज चलिए देखते हैं हम कौन सा महिला संबंधी और बच्चों संबंधी जो सुरक्षा अधिनियम है उससे कितने क्वेश्चन अब तक यूपीएसआई में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है, ठीक है। तो जो पहला प्रावधान है वो दिया गया है, अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जिला अदालत की जो वयस्कता है ये प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष नहीं है, ये एक्चुअली 2 वर्ष है। 2 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने की अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, यहाँ पे एक्चुअली में कितना है, वो 2 वर्ष है। तो ये जो पी जो कथन है ये गलत हो जाएगा, वह क्लियर। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पूछा कौन सा सही है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो क्यू है कथन क्या कहता है। तो जो क्यू कथन है वो कहता है कि एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत, अज्ञप्ति मतलब होता है आदेश देने के समय, जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी, धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देती है। तो जो क्यू ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली ऑप्शन सी, वह क्लियरली ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध यानी कि मनाही, रोकना अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है या कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें कथन पी और क्यू दिया है। तो ध्यान रखना, जो विज्ञापन होते हैं जो से ऐड हो गया, इसमें जो स्त्रियों की जो अश्लीलता है, इसके जो प्रदर्शन है, इसको रोकने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम है कौन सा, 1986 अधिनियम बना है, ठीक है। अधिनियम क्या है, वो है अशिष्ट रूपण प्रतिषेधन यानी कि होता है रोकना, अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया है, ठीक है। इस अधिनियम की धारा कौन सी है, धारा 3। धारा 3 में दिया गया है क्या, ऑप्शन पी, ऐसा किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरण करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, ये अवैध है। ये धारा 3 में दिया गया है, वह क्लियर। जो धारा 4 है, धारा 4 में क्यों दिया गया है, उपर्युक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन, विज्ञापन, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो आप देखना, जो बच्चियों की फ़ोटो है या स्त्रियों की फ़ोटो है, महिला संबंधी कोई भी अधिनियम आता है, महिला संबंधी कोई भी सुरक्षा प्रावधान आता है, महिला संबंधी ऐसा कोई मैसेज आता है जो समाज को देना होता है, तो उसमें महिलाओं की छवि को यूज़ कर सकते हो विज्ञापन के तौर पे, ये गैर कानूनी नहीं है बोल रहा है धारा 4 में।
लेकिन जहाँ पे अश्लीलता प्रदर्शन की जाएगी उसे अवैध माना जाएगा, ये धारा 3 कहता है। और ये किसका है? ये अधिनियम 1986 का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पी और क्यू दोनों सही हैं। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2014 के यूपीएसआई किसमें? मेंस में आया था। और इसके 2 साल पहले यानी कि 2012 को एक अधिनियम पारित हुआ था। वो था महिला का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेधन एवं प्रतितोष अधिनियम 2012। हुआ क्लियर? ये पारित किया गया था। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनका लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका मतलब था कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल में जॉब कर रही है तो उसे कोई भी लैंगिक उत्पीड़न नहीं कर सकता। इसे रोकने के लिए 2012 में ये अधिनियम पारित किया गया था। इसलिए 2014 में जो यूपीएसआई का मेंस हुआ, इसमें करंट बेस पे क्वेश्चन आ गया कि 2 साल पहले कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो ध्यान रखना, जितने भी नए अधिनियम पारित हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम से कितने साल पहले हुए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पीवाई की जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम के, इसकी खूबसूरती यही होती है कि इससे आपको एक इमेज पता लग जाती है कि वर्तमान में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो ध्यान रखना, दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या है? ये अपराध है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना, दहेज लेना या देने का अपराध करने वाले को कम से कम कितने वर्ष की? 5 वर्षों की सजा यानी कि कारावास का प्रावधान है। और इसमें कोई भी जमानत नहीं होती, यानी कि ये अजमानती है। ठीक है, और इसके साथ ही ये असमनी भी है। हुआ क्लियर? ठीक है, और इसमें जुर्माने का प्रावधान कितना है? तो वो है 15,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड की गई है कि अगर मान लो दहेज लिया गया है 5 लाख और जुर्माना कितना है? ये है 15,000। इसमें एक प्रावधान इसमें ऐड किया गया है कि जुर्माना और दहेज लेने की जो राशि है उसमें जो सर्वाधिक राशि होगी उतना जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। अगर इन दो राशि में सर्वाधिक ये राशि है तो ये इतना जुर्माना लगेगा। अगर इस राशि के अकॉर्डिंग अगर 15 लाख यहाँ पे कम होते हैं ना, यहाँ मान लो 5,000 होता तो जो जुर्माना है वो लगता 15,000। यानी जुर्माना की राशि कैसे होगी तय? वो दहेज या फिर जुर्माना राशि जो 15,000 दी गई है इसमें जो भी सर्वाधिक होगी वो एक्चुअली जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो धारा 3 है, धारा 3 में अगर कोई माता पिता अपनी बच्ची को खुशी से उपहार दे रहा है, ठीक है, तो वो दहेज जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसे नहीं गिना जाएगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब पढ़ा रहा हूँ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये जो ज्ञान है ये पूरा फ्री है, आप बस ले रहे हो, आप इसके बदले कोई फ़ीस मुझे नहीं दे रहे हो। तो ये क्या हो गया? मेरी खुशी मैं आपको दे रहा हूँ और आप उसे रिसीव कर रहे हो, तो इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। तो धारा 3 के अंतर्गत तो माता पिता जो है अपनी बेटी को उपहार के रूप में जो भी देंगे वो क्या कहलाएगा? वो जो 1961 की जो परिभाषा है धारा 3 के अंतर्गत उससे बाहर माना जाएगा, यानी कि वो दहेज में गिना नहीं जाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो ध्यान रखना, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है
जो संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर छोड़कर था। लेकिन आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही डेट है जिसके बाद जो है 370 जो था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, वो समाप्त हो गया था। उसके बाद से जो भी विधि बनेगी भारत में वो जम्मू कश्मीर लागू हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत। लेकिन ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के 2011 के मेंस में आया था। तब इसका आंसर क्या था? वो था जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत में, क्योंकि 2019 को क्या हुआ है, 370 निरस्त हो चुका है। इसके बाद से जो भी अधिनियम बन रहा है भारत में वो संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है वर्तमान में तो ये 19 के बाद आ रहा है, यानी कि जो अधिनियम भारत सरकार लागू कर रही है वो एक्चुअली संपूर्ण भारत में लागू हुआ, क्योंकि 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था वो समाप्त कर दिया गया था। हुआ क्लियर? तो इसके बाद से जो भी अधिनियम पारित होगा वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा, जैसे कि अदर स्टेट में अप्लाई होता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कन्फ्यूज होंगे तो कमेंट कर देना, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधानिक स्थिति में से क्या होगी? अगर दो पक्ष हैं, लड़का पक्ष और लड़के पक्ष के बीच में शादी के पहले करार पैदा हो गया है, यह करार हुआ है कि पिता अपनी बेटी को दहेज में BMW देगा। लेकिन क्या हुआ है कि शादी के जस्ट बाद पिता ने BMW नहीं दिया, और इस BMW के लिए ही जो लड़की के ससुराल पक्ष वाले हैं उसे तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच में अपनी मर्जी परस्पर सहमति से दहेज के लेन देन के लिए कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा, यानी उसे नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि ससुराल पक्ष वाले बोलते हैं कि हम तुम्हारी लड़की को जीने नहीं देंगे। अगर ये सब घटना घट रही, जैसे कि उसका वहाँ पे हो रहा है शोषण, उसे तंग किया जा रहा है, ठीक है, उसे मारा जा रहा है, उसे चोट पहुँचाई जा रही है, और ये सब जो है शादी के 7 साल के भीतर हो रहा है। अगर लड़की ने इस कंडीशन में केस कर दी कि मुझे ऐसा ऐसा किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा खानदान जो तंग कर रहा है वो उसे सजा होगी। हुआ क्लियर? सभी के सभी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वो कहाँ चले जाएंगे? वो जेल चले जाएंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा जो 5 है के आलोक में शून्य होगी। हुआ क्लियर? लेन देन शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाएं। यानी वो सीक्वेंस पूछ रहा है, ये जो अधिनियम दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये कब का है? तो ये है 1993 का। हुआ क्लियर? जो सूचना का अधिनियम है ये कब का है? तो ये है 2005 का है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का है? तो ये 1961 का है। हुआ क्लियर? और जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब का है? तो ये सभी जानते हैं, ये 2009 का है। हुआ क्लियर? अब यहाँ बोला है उसने कि शुरुआत से लेकर बाद में जो पारित हुए हैं अधिनियम उसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि सबसे पहले ये हुआ है तो ये पहले सी आएगा। हुआ क्लियर? उसके बाद 93 आएगा, यानी कि ए आएगा। हुआ क्लियर? उसके बाद आएगा सूचना का अधिकार, कब? 2005, यानी बी। फिर लास्ट में डी। ठीक है, तो सी कहाँ पर है? सी ये सही है, ये दोनों रद्द हो जाएंगे। ठीक है, ए दोनों सही हैं, बी यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। वो क्लियर? ध्यान रखना। तो ये सारे आपको क्वेश्चन भी याद होना चाहिए।
ध्यान रखना कि जितने अधिनियम आपको मेंशन है उनके सन और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितना है, अध्यक्ष और सदस्य की संख्या कितनी है और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और ये जो अधिनियम है इसकी 2 डेट आपको याद होना चाहिए। एक है ये पारित कब हुआ और एक है ये लागू कब हुआ। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, यानी कि पारित, ठीक है, और लागू। ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि पारित इस तारीख को हुआ था संसद से और लागू इस दिन हुआ था। हुआ क्लियर? पारित पहले होता है, लागू बाद में होता है, तो दोनों डेट पूछता है। वहाँ क्वेश्चन मेंशन रहता है कि कब पारित हुआ है, कब लागू हुआ है, आप बताइए। तो इस कंडीशन को देखते हुए आपको एक जो एक्ट है उसकी 2 बातें याद होना चाहिए, पारित कब हुआ है ये और लागू कब हुआ है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल खालिस्तान सालों का होता है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो एक्चुअली होता है 3 वर्ष। हुआ क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1990 को पारित हुआ था यह अधिनियम। ठीक है, लेकिन जो जनवरी है, जनवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय बना। ठीक है, 3 बातें होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है सांविधिक, एक होता है संवैधानिक, ठीक है, और एक होता है गैर संवैधानिक, और एक होता है असंवैधानिक। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 बातें। एक होगा संवैधानिक, एक आएगा सांविधिक, एक आएगा गैर संवैधानिक, एक आएगा असंवैधानिक। तो इन सब का अर्थ अलग अलग होता है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में दिया गया है, वो संवैधानिक, सिंपल से भाषा में। ठीक है, जो सांविधिक है उसका मतलब होता है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक विधि बनाई गई है, उसे बोलेंगे सांविधिक विधि। गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे कि यूएसए की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, ये सत्य है, लेकिन इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये क्या होगा? ये होगा गैर संवैधानिक। जैसे आपने देखा होगा जो योजना आयोग है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है, एक अलग से बॉडी बना दी गई थी, इसका उल्लेख भी नहीं है। जो बॉडी बनाई थी वो कोई भी जो संविधान के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था, वो ओनली एक बॉडी बना दी गई थी जिसे योजना आयोग बोला गया। इसलिए योजना आयोग का एक क्वेश्चन आता था कि योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक बॉडी है, जो सत्य तो है लेकिन उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, वो चीज़ कहलाती है गैर संवैधानिक। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि असंवैधानिक कौन सी होती है? तो असंवैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है उसे कहते हैं असंवैधानिक। तो ये चारों शब्द को अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप वहाँ पे आराम से हैंडल कर सको। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 वर्ष। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय और भारत का शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये संसद से कब पारित हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में पारित हुई थी, लेकिन 1992 में ये एक संवैधानिक निकाय बना, यानी कि सांविधिक निकाय बना। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो है स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपाय को ये लागू करवाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो उद्देश्य है ये भारत में महिलाओं के अधिकारों का
प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दे, उनकी चिंताओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। हुआ क्लियर? है ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार संभालना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो ध्यान रखना, जो गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए उसे पूरा करने के उद्देश्य से 1993 था, उसमें राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूह के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं की आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के इस कोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला कोष। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यूपीएसआई में जो महिला और बच्चे संबंधी जो सुरक्षा अधिनियम है उससे इतने क्वेश्चन आ चुके थे, उससे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय।